सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो वादा डोनाल्ड ट्रंप ने जनता से किया था कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। इसी वादे के साथ वो व्हाइट हाउस में आए थे, लेकिन खुद अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो एक के बाद एक अलग अलग मोर्चे पर युद्ध को भड़का रहे हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या वादा किया और क्या 2026 दुनिया का विध्वंसक वर्ष साबित होगा? क्योंकि 2026 शुरू हुए अभी एक हफ्ता हुआ है और एक हफ्ते में आप देखिए चिंगारियां कहां कहां नहीं उठने लगी हैं। यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही परेशान है। यह खत्म भी नहीं हुआ कि मध्य पूर्व में एक और लड़ाई छिड़ गई और इस लड़ाई में तो यूएई और सऊदी अरेबिया एक तरह से आमने सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि वो जंग को रुकवाना चाहते हैं, वो शांति के मसीहा है या शांति का प्रतीक है और इसीलिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। नहीं मिला तो क्या युद्ध भड़का रहे हैं और अब दुनिया में अलग अलग जगह वो युद्ध को भड़काने की वजह बनते जा रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तीसरे महायुद्ध की तरफ ले जा रहे हैं? ट्रंप का जो तेवर है इस समय, इससे पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका ने बीती रात रूस के तेल के टैंकरों को पकड़कर पुतिन को भी भड़का दिया है, रूस के राष्ट्रपति को। सवाल यह कि अगर रूस ने कुछ ऐसा किया, अगर रूस ने किसी भी तरह से पलटवार किया तो क्या होगा? लेकिन कई उदाहरण हम आपको एक के बाद एक देना चाहते हैं। बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण करके ट्रंप पहले ही चीन और रूस दोनों को सीधी चुनौती दे चुके हैं, क्योंकि चीन का और रूस का और खासतौर पर चीन का जिस तरह का निवेश है वेनेजुएला में, अब चीन कह रहा है या तो अमेरिका अंतरराष्ट्रीय मापदंडों को माने या फिर वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाने की बात इशारों ही इशारों में कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को हड़पने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यूरोप को धमकी दे दी है। कहा यह कि अमेरिका के बिना नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देश कुछ भी नहीं है। तो क्या, क्योंकि ग्रीनलैंड एक तरह से अगर उसको देखा जाए तो डेनमार्क वो नेटो का हिस्सा है और अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका हड़पता है तो नेटो बनाम नेटो हो जाएगा, इसमें यूरोप बनाम अमेरिका। ईरान पर हमले की धमकी इजराइल दे चुका है। ट्रंप को एक बकायदा प्लान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दे चुके हैं और ट्रंप ने कहा कि जिस तरह का भी आंदोलन चल रहा है ईरान में, अगर हिंसा वहां भड़की तो अमेरिका उस युद्ध में या उसमें शामिल हो जाएगा वहां जो हो रहा है। सबसे अहम, अमेरिका का जो रक्षा बजट है और उससे किसी भी देश के बारे में आप आकलन कर सकते हैं। अमेरिका का रक्षा बजट $1 ट्रिलियन से अब $1.5 ट्रिलियन होने जा रहा है। इतना बड़ा इजाफा, क्या यह डिफेंस बजट है या ऑफेंसिव बजट है? उनके रक्षा मंत्री को अब मिनिस्टर ऑफ वॉर और उनके रक्षा मंत्रालय को अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहने लगे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग की तैयारी कर रहे हैं? इसके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत पर रूस से तेल खरीदने के बदले अब अमेरिका 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में है। अमेरिका यह भी कदम अब उठाने जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न कि अमेरिका की नीति इस समय है क्या? दुनिया की धड़कनें अमेरिका और रूस के बीच जो ताजा विवाद है इससे बढ़ गई है। तेल के धंधे पर कब्जे के लिए डोनाल्ड ट्रंप की भूख, ये उसका नतीजा है। वेनेजुएला पर अब अमेरिका यह कह रहा है कि प्रशासन भी अमेरिका ही वहां का चलाएगा। तेल के बहाने ही सही, ट्रंप ने रूस से छेड़खानी सीधे तौर पर करनी शुरू कर दी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। अमेरिका ने रूस के झंडे तले एक मालवाहक विमान या ईंधन वाहक विमान जहाज को उस पर कब्जा कर लिया। ये एक टैंकर है, एक टैंकर जो रूस का झंडा फहरा के नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जा रहा था, रूस की तरफ जा रहा था। अमेरिका का कहना यह है कि ये जो जहाज था ये अवैध रूप से तेल लेकर जा रहा था। ये जहाज रूस अमेरिका की इस हरकत से भड़क गया है और तुरंत अपना टैंकर वापस मांग रहा है। ये तस्वीर बिल्कुल फिल्मी लगती है। समंदर में तैरता जहाज, उसके ऊपर मंडराता हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे उतरते सैनिक और फिर जहाज को अपने कब्जे में लेते सैनिक।
ये समंदर में अमेरिकी दादागिरी की तस्वीर है। जो जहाज नजर आ रहा है वो पनामा का सुपर टैंकर एम सोफिया है और हेलीकॉप्टर से जो जवान उतरते दिख रहे हैं वो अमेरिकी कोस्ट गार्ड हैं। एम सोफिया तेल टैंकर जनवरी के पहले हफ्ते वेनेजुएला से तेल लेकर निकला था। सूत्रों के मुताबिक टैंकर चीन जा रहा था, लेकिन उस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। 24 घंटे के भीतर कल समंदर में अमेरिका की ये दूसरी कार्रवाई थी, जिसमें वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे टैंकर पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कब्जा किया। इससे पहले रूसी झंडे वाले टैंकर मैरिनेरा पर अमेरिका ने कब्जा किया था। अमेरिकी नौसेना इस जहाज पर 2 हफ्ते से ज्यादा समय से नजर बनाए हुए थी। बताया जाता है कि इसकी भनक लगने पर रूस ने जहाज की सुरक्षा के लिए जब नौसेना को तैनात करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। जब अमेरिकी तटरक्षक बल ने रूसी टैंकर पर कब्जा किया, तब उस जहाज के आसपास कोई अन्य रूसी जहाज मौजूद नहीं था। इस ऑपरेशन में ब्रिटेन ने अमेरिका का पूरा साथ दिया। टैंकर के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक रूसी झंडे वाले इस तेल टैंकर का नाम पहले बेला 1 था। 2024 में अमेरिका ने इस टैंकर पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इस तेल टैंकर का नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला के समुद्री क्षेत्र के पास अमेरिका ने तेल टैंकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिकी नाकाबंदी से बचने के लिए टैंकर रास्ता बदलकर अटलांटिक महासागर की ओर जा रहा था। रूस ने इस कार्रवाई की तीखी निंदा की है। रूसी सीनेटर एंड्री क्लिशस ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे खुले समुद्र में घोर समुद्री डकैती बताया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में विधिवत पंजीकरण जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। रूस ने अमेरिकी एक्शन की निंदा का बयान तो जारी कर दिया, लेकिन अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि रूस इसके बदले में क्या करता है। आज तक ब्यूरो। और इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि रूस भी एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और अमेरिका भी, और ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि रूस के झंडे तले एक जहाज जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र में था, उस पर अमेरिका की सेना ने इस तरह से कब्जा कर लिया है। हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को आपने सुना, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री यह दावा कर रहे थे कि यह झंडा गलत था, यह फॉल्सली फ्लैग शिप था। इस समय मेरे साथ सुशांत सरीन सीनियर फेलो है, आप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन एक रक्षा विशेषज्ञ के रूप में जुड़ रहे हैं। रोबिंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और वरिष्ठ पत्रकार वाइल अवाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वाइल अवाद साहब मध्य पूर्व में क्या हो रहा है उस पर बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं। सुशांत सरीन, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यह व्लादिमीर पुतिन को, अमेरिका ने रूस को चुनौती दी है? रूस के झंडे तले चल रहा एक जहाज, ईंधन का तेल का जहाज, उस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और 2 इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। यार गौरव, देखिए, ये अमेरिका द्वारा अपनी दादागिरी और धौंस जमाने वाली कुछ बात है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अगर कुछ इस तरीके का जानवर है दुनिया भर में, तो उसके तहत तो ये बिल्कुल गैर कानूनी हरकत है। अब ब्रिटेन तो जो मर्जी बोले, ब्रिटेन ने कौन सा कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया है? उन्होंने उसका उल्लंघन ही किया है हर जगह। और ब्रिटेन तो बिल्कुल अमेरिका के नीचे लगा हुआ है, तो वो जो अमेरिका कहता है वो वही करेगा। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि अमेरिका सैंक्शन तो लगा सकता है, लेकिन वो वहां तक सीमित है जहां तक वो ये नहीं कर सकता कल को यमन बोले कि जी हमने सैंक्शन लगा दिए हैं, सारे जो मर्चेंट वेसल्स हैं जो पश्चिमी देशों में जा रहे हैं और हम उन सबको अटैक करेंगे, जो वो कर रहे थे। तो वो कैसे कोई गैर कानूनी हो गया अगर जो अमेरिका ने किया वो कानूनी चीज है? तो इसका कोई औचित्य तो नहीं है। अब इशू ये है कि रूस क्या करेगा। रूस के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये एक लिहाज से पहला शॉट है जो अमेरिका ने फायर किया है रूस की तरफ, जो डायरेक्टली रूस और अमेरिका को आमने सामने लेकर के आता है। अभी तक तो एक अप्रत्यक्ष तरीके से यूक्रेन के जरिए अमेरिका और रूस के बीच में जो भी तलखियां थी वो थी, लेकिन अब ये डायरेक्ट एक्शन किया है। अब अगर तो रूस चुप करके बैठ जाता है तो अमेरिका दुनिया भर को ये दिखाएगा कि देखिए
हमारी इतनी दादागिरी है, हम रूस के भी शिप रोक सकते हैं, चीन के भी रोक सकते हैं, जिसका चाहे हम रोक सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर अगर चाइना यही काम करेगा इंडो पैसिफिक में, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? उस पर आप क्या बोलेंगे कि वो उस अगर आपके पास ये अधिकार है जी। कि आपने अपना एक ऑफ इन्फ्लुएंस डिक्लेयर कर दिया है और उसमें आप जो धौंस धमकी दहशतगर्दी करना चाहते हैं आप करेंगे, तो उस हिसाब से चीन भी कर सकता है साउथ चाइना क्योंकि सी में और जनरल ईस्ट चाइना सी। बिल्कुल सही कहा आपने। जनरल मिस्टन, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहां तो क्योंकि अमेरिका के हथियार, तो अमेरिका ने उस तेल के जहाज पर कब्जा कर लिया, भले ही वो किसी यमन या किसी और देश का नहीं, रूस का तेल का ईंधन है, रूस के झंडे तले था। तो ये तो सीधी चुनौती व्लादिमीर पुतिन को या रूस के राष्ट्रपति को है। अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि रूस और चीन दोनों पर अमेरिका भारी है। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति का और उनकी पत्नी का अपहरण, और अब तेल के जहाज पर कब्जा। और गौरव, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि आज सबसे बड़ी चुनौती है रूस को और चीन को। और पूरी अभी विश्व देखेगा कि खासकर रूस, क्योंकि उसका जहाज है, वो करेगा क्या। मेरे को लगता है कि व्लादिमीर पुतिन भी अभी काफी डिस्कशन कर रहे होंगे अपनी सिस्टम में, और कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। पहला तो ये बोलेंगे कि तुरंत रिलीज किया जाए और शिप को भी रिलीज किया जाए। अमेरिका भी अभी जिद पर अड़ गया, वो अगर नहीं निकलता उससे, तो मेरे को लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन के पास फिर 2-3 ऑप्शन है। नंबर एक, वहां पर किसी भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो शिप्स घूम रही है, उसको वो भी यही कार्रवाई कर सकते हैं, टिट फॉर टैट, तभी उनको पता चलेगा। दूसरा ये है कि इसी जहाज पे जाके इनकी एक काफी फोर्स जा सकती है और यूएस नेवी के साथ सराउंड कर सकते हैं यूएस नेवी को भी, जहां पर भी ये अभी घूम रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स, रिस्क है, क्योंकि हो सकता है कि एक्सीडेंटल फायरिंग या मिसहैप कुछ हो सकता है। तो ज्यादातर पे मेरे को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी जहाज को हाईजैक किया जा सकता है और ऑन द इंटरनेशनल वाटर, वही एक है, क्योंकि अदरवाइज आज की तारीख में रूस के पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। या रूस अपनी परमाणु पनडुब्बी को वेनेजुएला के आसपास भेजे, अपने जहाजों को वेनेजुएला के आसपास भेजे, लेकिन इससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रुबिंद्र सचदेवा, एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोच समझ के या फिर स्ट्रेटेजिकली सोचे बिना युद्ध की ओर दुनिया को धकेल दिया, और बहुत तेजी से हम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? आई थिंक इन्होंने काफी सोच समझ के करा है जो करा है। हमें देखने को लगता है चाहे विम्सिकल है, बट एंड ऑफ द डे पीछे बड़ी प्लानिंग भयानक जाती है अमेरिका में। सेकेंडली, इन्होंने गैम्बल किया अगर आप कहें, बट चांस यही है कि पुतिन कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। रशिया की फिलहाल जो सिचुएशन है यूक्रेन के युद्ध को लेकर के, जिसको रशिया चाहता है अमेरिका के साथ अमेरिका उसके पाले में कुछ हद तक खड़ा हो ताकि वो युद्ध उस तरफ जाए या उसका जो भी रेजोल्यूशन होना है। तो इन चीजों को देखते हुए आई थिंक इट्स हाईली पॉसिबल कि पुतिन शायद कुछ नहीं करेगा। एंड बाय द वे, रशिया को आदत है एक तरह से बहुत हिट लेने की। इनकी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी अगर वॉर स्ट्रैटेजी रही है, मिलियंस मरे हैं सेकेंड वॉर वाले, कोई बात नहीं, मरते रहे, मस्कोवा ब्लैक शिप उड़ गई, ये वो जो सारे हुए। सो रशिया इज यूज्ड टू टेकिंग हिट्स। तो स्ट्रेटेजिकली पुतिन इसको डिफ्लेक्ट करके आई वुड थिंक कि कुछ एक्शन नहीं लेगा। वन, सेकेंडली, यस, अमेरिका ने करा क्यों है? ऑब्वियसली ये दिखाने को कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है क्लियर कट कंप्लीट मेरी डोमिनेंस में अब है, इसमें मैं कोई किसी की इंटरफेरेंस नहीं टॉलरेट करूंगा। वन, सेकेंडली, यस एब्सोल्युटली, दुनिया को मैसेज देने को कि मैं पुतिन को भी और रशिया के भी हम अगेंस्ट जा सकते हैं, अपने हित जो अमेरिका सोचता है उसको ना केवल रूस बल्कि चीन, क्योंकि डॉक्टर वाइल अवाद, जिस तरह का निवेश इस समय चीन का वेनेजुएला में है, वो सारा निवेश चीन का और उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस समय खतरे में पड़ गई है। क्या आपको लगता है कि दुनिया एक बहुत खतरनाक युद्ध की दहलीज पर पहुंच रही है, खासतौर पर तब जब ईरान पर भी अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा? ये बिल्कुल जैसे हमको सोच रहा था यूनाइटेड स्टेट में, तो टेकिंग द लीड, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उन्होंने सब यूनिलैटरलिज्म, एक्सेप्शनलिज्म पॉलिसी किसी के और देश नहीं कर सकते, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में करना चाहते।
इसलिए जब तक उनकी वहां पर अटैक किया था, ये सबसे बड़ी बात है, दुश्मन का चीनी में है और रूसी में। आप मत सोचना ये वेनेजुएला, समझ लो ये रिजीम चेंज पॉलिसी जब तक अमेरिका अप्लाई किया था, आप याद रखना जब तक उन्होंने इराक में गया था 2003 में, जब तक वहां पर गया था, अमेरिका में किस चीज के लिए गया था? ये सबसे बड़ी कंपनी का जो इन्वेस्ट में करना चाहते वहां पर है रूसी, इंडिया और चीनी में और फ्रांस में। उसके बाद जब तक अमेरिकन आ गया, अभी पूरी आग इराक में खा गया था, और उनके पैसा भी अगर तनख्वाह देने के लिए किसी को ऑफिसर है इराक गवर्नमेंट में, उन्होंने पहले अमेरिकन सैंक्शन चाहिए जब तक पैसा देने के लिए। जैसे वेनेजुएला हो गया, तो वेनेजुएला तो देख लो किसकी काम करते जाते, सिर्फ ये चीनी में और इंडिया में और रूसी में। अभी उन्होंने खुद क्यों डी डॉलराइजेशन, जिस देश में डी डॉलराइजेशन कर सकते अमेरिकन अटैक चल रहा जाते, इसलिए मेक अमेरिका ग्रेट में सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी के लिए सिर्फ उनकी एडवांटेज है, बाकी अमेरिका इज मोर आइसोलेटेड देन एवर। बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि एक खतरा और बढ़ जाएगा कि अब अमेरिका ने कह दिया है कि वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करेगा। तो क्या डेनमार्क बनाम अमेरिका, यूरोप बनाम अमेरिका, नेटो बनाम नेटो, ये लड़ाई अब होने वाली है।